तो लास्ट लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने सब ग्रुप स्टार्ट किया था। उसके बहुत सारे एग्जांपल कराए थे और मैंने आपको सेंटर ऑफ अ ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ ए एलिमेंट भी डिस्कस कर लिया था। तो अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नॉर्मल सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कोसेट्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में सहकुलक कहते हैं। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि माना किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है, माना किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है, सॉरी यहाँ पे एच नहीं लिखा, माना किसी ग्रुप जी का उपग्रुप एच है तथा ए बिलोंग्स टू जी, तो समुच्चय एच ए परिभाषित है स्मॉल एच ए, जहाँ पे एच है वो सारे एलिमेंट हैं कैपिटल एच के अंदर। तो जो एच ए लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कोसेट और इसको हम कहते हैं राइट कोसेट, मतलब दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है। इसको कोसेट्स कहते हैं, राइट कोसेट। ठीक है, और यदि इसको हम लिखें स्मॉल ए इंटू एच तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एच ए है वो राइट कोसेट हो गया, ए एच है वो लेफ्ट कोसेट हो गया। तो कोसेट क्या होता है, एक सबसेट होता है ग्रुप का, वो कोसेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से कोसेट की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जैसे ए एच लिखा हुआ है, तो यदि हमारा ग्रुप के अंदर संक्रिया प्लस की हो जाएगी तो उसको हम लिखेंगे ए प्लस एच, यदि संक्रिया गुणा की है तो उसको लिखेंगे ए एच। ठीक है, और यदि संक्रिया, ये तो लेफ्ट को सेट हो गया, और यदि राइट को सेट की बात करें तो हमारे संक्रिया हो जाएगी एच प्लस ए और एच स्मॉल ए यदि गुणा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इसको ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम कि z प्लस के अंदर 2z के सभी सहकुलक ज्ञात करने हैं हमको। तो z क्या होता है, हमारा इंटीजर होते हैं, इसमें होते हैं -1 0 -1 +1 +2 -2, इस प्रकार के सारे एलिमेंट होते हैं जो पे h लिखा हुआ है। तो यदि हमें इसमें ज्ञात करना है, सहकुलक निकालने हैं 2z के लिए। ठीक है, सहकुलक निकालने, तो इसके लिए हम देखेंगे संक्रिया यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस है तो हम बारी बारी से एक अवयव लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो पहला अवयव हम ले लेते हैं 0। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, h के अंदर 0 ऐड कर देंगे, तो h प्लस 0 के लिए क्या हो जाएगा कि h के सभी अवयवों में 0 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -6 -2 -6 -4 -2 0 2 4 6, इस प्रकार चलता जाएगा। यदि हम 1 के लिए निकाल देंगे तो h प्लस 1 के वैल्यू क्या होगा, मतलब h के अंदर सारे अवयव में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 कर देंगे तो हमारे ये हो जाएगा -5 -3 -1 1 3 5 7, इस प्रकार से चलता जाएगा। इस प्रकार 2 के लिए कर देंगे, 3 के लिए कर देंगे -1 -2 -3, इस प्रकार चलते जाएंगे। तो हर एक अवयव के लिए हमारे पास एक कोसेट आ जाएगा। ये हमारे सारे हैं राइट कोसेट, हम इसके हिसाब से लेफ्ट कोसेट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि h प्लस 0 के जो सारे एलिमेंट हैं वो बराबर है हमारे पास h प्लस 2 के। इसी प्रकार से हमारे पास h प्लस 1 के एलिमेंट है वो है h प्लस 3 के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफरेंट कोसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर हमको h दिया हुआ है और g दिया हुआ है, तो हमें h के सहकुलक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, g का एक अवयव ले लेंगे और h में ऐड कर देंगे, दूसरा अवयव लेंगे फिर h में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमें z8 दिया हुआ है, +8 ऑपरेशन है और उसके h है वो है 0 4, तो उसमें h के सारे कोसेट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहले g का एक z का एक अवयव लेते जाएंगे और उसको हम h में ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखिए कि पहले अवयव लिया है 0, उसको h में ऐड किया है h प्लस 0, तो वो सारे अवयव आ गए हम पास 0 4। ठीक है, अब हमने g का भी अवयव लिया 1 को करेंगे h में ऐड, तो एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 5। ऐसे 2 करेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो ऐसा हो जाएगा 1 5 2 6, h प्लस 3 इस पर आ जाएगा 3 7, 4 आ जाएगा हमारे पास 4 8, और 8 आती है हमारे पास, उसमें से हम 8 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सारे अवयव आते जाएंगे। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो अलग अलग निकालते हैं। जैसे हम 8 से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास देखेंगे कि रिपीट होने लग जाएंगे हमारे पास h1 h2 h3 h1 सॉरी h से स्टार्ट करेंगे तो h आ जाएगा, फिर h प्लस 1 आ जाएगा, फिर h प्लस 2 h प्लस 3, फिर जैसे h प्लस 4 पे जाएंगे तो रिपीट होकर वो h के बराबर ही आ जाएगा। तो हम बस 4 डिफरेंट कोसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सहकुलक की प्रॉपर्टीज़ आती है कि पहला, यदि h ग्रुप का कोई उपग्रुप है तो स्मॉल h है तो h स्मॉल h की वैल्यू होगी h के बराबर, या फिर h की वैल्यू होगी स्मॉल h के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई उपग्रुप दिया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ बराबर होती हैं, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट इसके सारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमको यदि बराबर प्रूफ करना है तो मान के चलेंगे कि स्मॉल h कोई h का एक सबसेट है तथा एक स्वच्छ अवयव है, तब हम उसके 2 एलिमेंट लेके चल लिए। ठीक है, तो यहाँ से जब हम स्मॉल h1 लेंगे h के बराबर,
और स्मॉल एच लेंगे एच के बराबर, तो उनके दोनों का गुणा एच में होगा, क्योंकि ये एच एक खुद एक ग्रुप है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एच एच इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है, इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि H1 की वैल्यू H1 E के बराबर है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम, E को खोल के लिख सकते हैं H1 इनवर्स H, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास H के अंदर। तो यहाँ से जो H है वो सबसेट ऑफ H हो गया। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि H इज इक्वल टू H कैपिटल H इंटू स्मॉल h। तो इस प्रकार से हम ये प्रूफ हो गया, तो हमको इसको लेफ्ट कोसेट को भी इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर भी देख लेना इसको, बस ये याद रखना कि प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए हमें, जब प्रूफ याद होना हो कि हमारा कोई प्रूफ दिया है तो उसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाली प्रमेय है, तो ये प्रमेय में यह कहा गया यदि ग्रुप जी है और H उसका ग्रुप है और ए दो अवयव हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि उसके यदि पहला ये प्रूफ करना है कि HA की वैल्यू यदि HB के बराबर है तो AB इनवर्स की वैल्यू H के बराबर होगी। एक चीज़ ये प्रूफ करनी है, और दूसरी चीज़ ये सेम ही है कि यदि ये फर्स्ट चीज़ होती है राइट कोसेट के लिए और सेकंड चीज़ होती है लेफ्ट कोसेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि यदि हम बात करें कि यदि दो कोसेट्स बराबर हैं, जैसे HA और HB दोनों राइट कोसेट बराबर दिए हुए हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि AB इनवर्स H के अंदर बिलोंग्स करेगा। ठीक है, एक चीज़ ये हमको याद रखना है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं, इसका बहुत ही सिंपल प्रूफ है। बस इसका याद होना चाहिए कि हमारे दो लेफ्ट कोसेट हैं या फिर राइट कोसेट हैं, तो यहाँ से हम दोनों के एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं कि AB इनवर्स H के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो नेक्स्ट प्रमेय आती है हमारे पास, ये प्रमेय आती है, ये प्रमेय हमें कहती है, ये प्रमेय थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय ये कहती है कि किसी ग्रुप के दो ग्रुप हैं और मतलब किसी ग्रुप के दो दक्षिण या वाम, या तो दक्षिण राइट कोसेट ले लो या फिर लेफ्ट कोसेट ले लो। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी ग्रुप के दो कोसेट्स की बात करें तो या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिजॉइंट होंगे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन नहीं होगा। यदि एक भी एलिमेंट कॉमन होगा दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एज ए हम देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, देख लेना, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे इस प्रकार से। अब जो ये प्रमेय आती है, ये प्रमेय कहती है फोर्थ प्रमेय कि किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप H दिया हुआ है, तो जी H के सभी राइट कोसेट या फिर लेफ्ट कोसेट का सह समुच्चय के संघ के बराबर है। सिंपल से कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर एक H सब ग्रुप है, तो यदि हम H के सभी कोसेट्स निकालते हैं तो जी को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल कोसेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक अवयव ले लेते हैं A। ठीक है, A यदि जी के अंदर है तो A हमारा इस लेफ्ट कोसेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि एक एलिमेंट ले लेते हैं हम E, तो A इंटू E हमारा A ही होता है, तो इसका मतलब होगा A हमारा बिलोंग करेगा AH के अंदर। ठीक है, अब यदि इस प्रकार से हम यूनियन ले लेते हैं सभी एलिमेंट का A के लिए, तो हमारा A को हो जाएगा A बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ AH, जहाँ पे A है G के अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ से अब जो A है हमारे G के अंदर था, तो यहाँ से प्रूफ हो गया G इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ AH। ठीक है, यदि हम बिलोंग्स के साइन से ग्रुप में जाते हैं, मतलब एलिमेंट से ग्रुप में जाते हैं, तो हमारा जो बिलोंग्स का साइन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सबसेट के साइन में। तो यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट कोसेट है वो सबसेट ऑफ G है फॉर ऑल G। तो यहाँ से हम फिर इसमें यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने यूनियन लिया तो लेफ्ट साइड में होगा यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू G AH इज ए सबसेट ऑफ G। अब दोनों समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ H है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो चुका है हमारा कि हम G है उसको यूनियन ऑफ AH के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमने देख लिया अभी। अब हमारा जो लाग्रांज प्रमेय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका प्रूफ हमेशा पूछा जाता है, तो ये प्रूफ आना चाहिए। मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। लाग्रांज प्रमेय क्या कहलाता है कि यदि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का गुणांक उस ग्रुप के गुणांक का भाजक होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये कहना चाहता है कि यदि हमें कोई ग्रुप G दिया हुआ है और उसका ऑर्डर हमको दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार एक H दिया जो कि सब ग्रुप है G का, और हमको उसका ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप के ऑर्डर में उसके सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग जाता है। ठीक है, ये हमारा ये मतलब कहने का, प्रत्येक ग्रुप के ऑर्डर में उसके सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग पूरा जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है और उसका एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है, तो 10 में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये सब पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको प्रूफ हम देखते हैं। माना कि H एक परिमित ग्रुप G का उप ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G हमने मान लिया N और ऑर्डर ऑफ H मान लिया M, तो हमको प्रूफ करना है कि N के अंदर M का पूरा भाग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन
डिफाइन करेंगे जो कि कहाँ से है, एच से लेके ए एच के अंदर जा रहा है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर एक एलिमेंट ए है जो कि जी के अंदर उपस्थित है, और एक फंक्शन डिफाइन है एच से लेके ए एच के अंदर जो मैप कर रहा है एच को ए एच के अंदर। ठीक है, और इस पर किस पर परिभाषित किया है कि वो एफ एच है वो उस एच एलिमेंट को लेके जाएगा ए एच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव एच को वो लेके जा रहा है ए एच के ऊपर। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो ए एच हमारा जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट हमारा छूटा हुआ नहीं है, तो यहाँ से ऑन टू भी हो गया। और इस प्रकार से हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, H1 और H2। H1 और H2 ले लिया। अब हम देखते हैं फंक्शन इन H1 और H2 को कहाँ पे लेके जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ H1 और एफ ऑफ H2 की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से एफ ऑफ H1 की वैल्यू होगी AH, और इस प्रकार से एफ ऑफ H2 की वैल्यू होगी AH2। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, तो H1 इक्वल टू H2 आ गया, तो यहाँ से एक एक ही प्रूफ हो गया। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी प्रूफ हो गया है। जैसे 1 1 प्रूफ हो गया, ऑन टू भी प्रूफ हो गया, तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो एक एक के अच्छादक प्रूफ हो गया, 1 1 ऑन टू प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है जब भी कोई एक एक के अच्छादक फलन हमें दिया होता है दो सेट्स के बीच में, तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स की जो कार्डिनलिटी है या फिर उनके अवयवों की संख्या है वो दोनों बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा एफ है वो डिफाइन है एच और ए एच के बीच में, तो यहाँ से एक एक की अच्छादक है एफ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ ए एच दोनों बराबर होंगे। और हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ एच को माना है एम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये भी पता हुआ है कि जस्ट लास्ट थ्योरम मैंने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप को उसके कोसेट्स के यूनियन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख दें जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एच, यहाँ पे ए हमारा जी के अंदर है। ठीक है, परंतु अब हमने ये भी पढ़ा है कि प्रत्येक ग्रुप के सभी वाम समुच्चय अयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि हमने सारे अवयव ले लिए A1H, A2H, A3H, AKH। ठीक है, और यहाँ पे जो A1 से लेके A तक के सारे डिसजॉइंट कोसेट्स हैं। डिसजॉइंट कोसेट्स का मतलब असंयुक्त सह समुच्चय हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने जी को लिख दिया इनके सभी के यूनियन के रूप में, A1 G इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H यूनियन A3H A1H। ठीक है, अब जैसे हम ऑर्डर लगाते हैं, जी के ऊपर ऑर्डर लगाएंगे तो जी के अवयव किसके बराबर हो जाएंगे, इन सभी एलिमेंट के अंदर ऑर्डर अवयव हैं उनके योग के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सभी के अवयवों का योग के बराबर। ठीक है, और जस्ट हमने ऊपर देखा है कि ऑर्डर ऑफ कोसेट किसके बराबर आया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ही निकल के आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A1H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ A2H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, और कितनी बार है के बार। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच के टाइम्स। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एन के बराबर जो हमने मानी थी, और ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू एम थी। तो यहाँ से हो जाएगा एन इज इक्वल टू के एम। तो यहाँ से हम जब एन और एम में रिलेशन हमने निकाल लिया, एन इज इक्वल टू के एम, तो इसका मतलब होगा कि एन के अंदर पूरा भाग जा रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी के अंदर ऑर्डर ऑफ एच का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच से पूरा भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस थ्योरम का प्रूफ इससे प्रूफ हुआ है किसी भी ग्रुप के ऑर्डर में उसके जो सब ग्रुप होता है उसका पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमें आगे भी यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, ये कोरोलरी है, ऊपर में है, यहाँ के प्रूफ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, सेम इसी पे परिभाषित है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, यदि किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है तो H को जी के विभिन्न असंयुक्त वाम दक्षिण समुच्चय संख्या H जी का सूचकांक कहलाता है तथा इसका संकेत G:H है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि किसी सब ग्रुप के ऑर्डर का यदि हम उस ग्रुप के ऑर्डर में भाग लगाते हैं तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमारा कहलाता है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। जैसे मान लेते हैं कि किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है और उसके सब ग्रुप का ऑर्डर 5 है, 10 में हम 5 को भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप है वो आ गया हमारे पास 2। ओके,
हमारे पास इसको हम डिफाइन करते हैं G:H से, और उसकी वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। अब यहाँ से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं वो हम उस पर आ गए हैं। सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप क्या क्या होते हैं, तो हमने जो सब ग्रुप पढ़े थे, तो साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देखेंगे। तो पहली प्रमेय आती है चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उप ग्रुप भी चक्रीय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी होना चाहिए याद, और उसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का सब ग्रुप भी चक्रीय ग्रुप होता है, ठीक है। इसके प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि जी एक चक्रीय ग्रुप है जो कि ए द्वारा जनित है, जिसको हम लिख दिया ब्रैकेट ऑफ ए, तथा एच जी का एक उपग्रुप है। यदि एच इज इक्वल टू जी या एच इज इक्वल टू ई हो गया तो जी चक्रीय होगा। तो ठीक है, तो ये हमने एक ट्रिवियल केस ले लिया जहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट थी, या तो एच हमारा जी के बराबर हो जाए या फिर एच ई के बराबर हो जाए, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो अब हम लेके चलते हैं कि एच जी का एक उचित ग्रुप है, इसका मतलब ना तो जी के बराबर है और ना ही आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक एलिमेंट ले लेंगे एच के अंदर, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लिया एच के अंदर, जिसको हम लिख दिया ए की पावर एम। अब ए की पावर एम एच के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी एच के अंदर होगा, क्योंकि वो एक उपग्रुप है। तो ए की पावर माइनस एम भी एच के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम मान के चलते हैं कि m है वो हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। तो जैसे हम m नॉन जीरो लेके चलेंगे तो m की वैल्यू यदि जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो h के a की धन पूर्णांक घात विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि m हमारा पॉजिटिव है या फिर माइनस एम पॉजिटिव। इससे ये मतलब होगा कि एच ए की धन पूर्णांक विद्यमान है। यहाँ पे ऊपर ए के पावर एम लिखा है वो धनघात पूर्णांक है। माना कि एम वह न्यूनतम धन पूर्णांक जिसके लिए ए की पावर एम एच के बराबर है। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि एच जो हमारा ग्रुप सब ग्रुप है वो ए की पावर एम द्वारा जनित है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि एच का एक चक्रीय ग्रुप है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरा अवयव ले लेंगे ए की पावर एन जो एच के अंदर है, ठीक है। जैसे ए की पावर एन एच के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे, इस एन के अंदर एम का भाग देंगे, क्योंकि एम को हम न्यूनतम पूर्णांक लेके चलें। तो एन के अंदर एम का जैसे पूरा भाग एम का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल और शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया एन इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो से एम के बीच में। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो एन माइनस एम क्यू की वैल्यू हमारे पास आर के बराबर हो गई। तो जैसे हमने ए की पावर एम की बात की थी, ए की पावर एम जो कि एच में था, अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों में राइट साइड पावर क्या लगा देंगे, क्यू। तो जैसे हमने पावर क्यू में लगाई तो ये हो गया ए की पावर एम क्यू, ठीक है। तो ए की पावर एम क्यू भी हमारा एच के अंदर हो जाएगा। अब जैसे हमारा ए की पावर एम क्यू एच हो गया तो इस एलिमेंट का इन्वर्स भी एच में होगा। तो ए की पावर एम क्यू का -1 लगा देंगे तो वो हो जाएगा ए की पावर माइनस एम क्यू, वो भी एच में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ए की पावर एन एच में है, ए की पावर माइनस एम क्यू एच में है, तो यहाँ से इन दोनों का गुणा भी एच में होगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एम क्यू, ये भी एच में होगा। तो इसकी पावर हो जाएगी ए की पावर एन माइनस एम क्यू, ये भी एच के अंदर हो जाएगा। लेकिन हमने ऊपर जस्ट देखा था कि एन माइनस एम क्यू की वैल्यू आर है, तो ये हो जाएगा ए की पावर आर इज इक्वल टू एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो गई है कि ए की पावर आर हमारा एच के बराबर हो गया। इसका मतलब, और यहाँ पे पहले हमने स्टार्टिंग में मान के चलते कि एम वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एम एच के बराबर है। लेकिन यहाँ से ऊपर से देखते हैं कि हमारा जो आर है वो एम से भी छोटा है और वो ए के पावर आर के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस आर को हमारे को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये एम से छोटा नहीं हो सकता, एम खुद ही सबसे छोटा धन पूर्णांक है। तो आर को उससे छोटा होने के लिए या तो जीरो होना पड़ेगा या फिर उससे बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू एम क्यू के बराबर आएगी। तो यहाँ से ए की पावर एन की वैल्यू ए की पावर एम क्यू के बराबर होगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव को ए की पावर एम की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो जी है, जी का प्रत्येक उपग्रुप चक्रीय ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरे पर में आती है कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित सबग्रुप अपरिमित होता है, ठीक है। ये हमारी प्रमेय है, तो इसका प्रूफ देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हमें रिजल्ट ध्यान होना चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रमेय आई है, ये प्रमेय है, ये कह रही है कि प्रत्येक जो नेक्स्ट प्रमेय ये हमारी कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत आप याद आनी चाहिए कि यदि हमें आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर उसका ऑर्डर एक अभाज्य कोटि है, तो उसको हम कहेंगे कि एक चक्रीय ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक परिमित ग्रुप है जिसका ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी एक अभाज्य संख्या दी हुई है,
ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी है, इसलिए जी में कम से कम 2 अवयव हैं, इसलिए जी एक ऐसा क्योंकि उसका ऑर्डर पी है और पी एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या कम से कम 2 हो सकती है, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि कम से कम ऐसा अवयव ए अस्तित्व में जरूर होगा जो कि जी के अंदर है और लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 2 अवयव का मतलब होता है एक तो आइडेंटिटी हो जाएगी और दूसरा अवयव होगा जो आइडेंटिटी नहीं होगी। वो तो वही लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू जी बट ए इज नॉट इक्वल टू ई। अब ए यदि आइडेंटिटी नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि उसका ऑर्डर 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1 और अगर ए आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब हो गया उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा। माना कि हमारा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम मान लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम और एच क्या है, एच एक मान लिया चक्रीय ग्रुप है जो ए द्वारा जनित है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम हो गया, ठीक है। लाग्रांज प्रमेय से यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे हमने एच को माना और एच एक सब ग्रुप है, तो लाग्रांज प्रमेय से क्या हमने जस्ट पीछे देखा था कि लाग्रांज प्रमेय से प्रत्येक सब ग्रुप उसके ग्रुप में ऑर्डर मतलब प्रत्येक ग्रुप के ऑर्डर में उसके सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने पी माना है ग्रुप का ऑर्डर और एच एक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर हमने एम माना है, तो मतलब पी के अंदर एम का पूरा भाग न जाना चाहिए, मतलब एम पी का एक भाजक होना चाहिए। लेकिन पी एक अभाज्य संख्या है, पी का अभाज्य संख्या है तथा एम हमारा क्या है, तथा एम इज इक्वल टू 2 नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात गलत लिखा हुआ यह है कि पी एक अभाज्य संख्या और एम में उसका पूरा भाग देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब कि एम को पी के बराबर होना ही होगा, क्योंकि यदि एम का भाग पी में पक्के रूप से जाना है तो या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या फिर उसकी वैल्यू पी होगी। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि एम इज इक्वल टू पी और यहाँ से हो गया कि एच जैसे एम इक्वल टू पी हो गया तो एम क्या है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और उसकी वैल्यू जैसे पी ग्रुप के बराबर होगी तो सब ग्रुप पूरा जी के बराबर हो गया, मतलब एच इक्वल टू जी हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि जी हमारा एक चक्रीय ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर मैं इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ एच के इसके लिए हो गया ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम रिजल्ट देख लेते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमको ये प्रूफ करना है एच किसी का जी का उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि एच मतलब हमको सिद्ध करना है कि जो सब ग्रुप हमको दिया हुआ है यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू जी एस एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स एक सब ग्रुप ऑफ जी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफ जस्ट पिछले उसमें मैंने प्रूफ किया था इसको, जिसमें मैंने सेंटर और नॉर्मलाइज बताया था, सेम वही प्रूफ है। उस प्रूफ को देखेंगे तो ये वाला हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल, इसको आप देख लेना, पढ़ोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। बुक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमको प्रूफ करना है कि इंडेक्स ऑफ जी एच की वैल्यू जी के और के एच के बराबर है। तो इसको आप सिंपल फॉर्मूला में लिखिए, आपस में गुणा कर दीजिए और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो ये वाला उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एच किसी ग्रुप जी का 2 सूचकांक वाला उपग्रुप है तो सिद्ध कीजिए कि ए एच इक्वल टू एच के बराबर प्रूफ करना है। मतलब हमको एक सब ग्रुप दिया हुआ है जिसका इंडेक्स हमको 2 दी हुई है, तो हमको प्रूफ करना है ए एच इक्वल टू एच है। उसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एच हमको जिसका सूचकांक 2 है, एच के विभिन्न वाम और दक्षिण अंकों की संख्या 2 होगी। देखिए हमको ये भी पता है कि जो सूचकांक होता है ना, ये मैं बता देता हूँ, पर रिजल्ट क्या है कि यदि जितने सूचकांक होते हैं तो उसमें जो कोसेट्स की संख्या होती है वो ही उसके नंबर ऑफ कोसेट्स होते हैं। जैसे लाग्रांज प्रमेय में हमने देखा था, लास्ट में हमारे पास आता ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू के। तो यहाँ से ये मतलब कि जो सूचकांक है वो होता है नंबर ऑफ
कोसेट्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास कोसेट इंडेक्स टू है तो मतलब इसके इस जी के जो कोसेट्स होंगे वो 2 ही कोसेट्स होंगे। तो हम ये हमारे पास मान लेते हैं जी को हम लिख 2 कोसेट्स हैं, तो जी को हम लिखते हैं एच यूनियन एच के हमने लिख दिया है। और यहाँ पे हमको ये पता है कि कोसेट्स होते हैं वो या तो बराबर होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया एच इंटरसेक्शन एच ए इज इक्वल टू फाइव। इसका मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाइव है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और साथ ही इनमें जो वैल्यू है जी वो है एच यूनियन एच ए के बराबर है। ठीक है, अब हमने ये जो एच ए लिया है ये तो हमारे राइट को सेट है, यदि हम लेफ्ट को सेट लेंगे तो उसको लिख देंगे जी इक्वल टू एच ए यूनियन बी एच। ठीक है, तो इस पर से जी की वैल्यू हो जाएगी एच यूनियन एच ए और एच यूनियन बी एच। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जैसे दोनों को बराबर किया कि दोनों एच ए और एच डिसजॉइंट हैं और साथ साथ एच ए और बी एच भी डिसजॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एच ए और बी एच दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एच ए और बी एच जैसे दोनों बराबर हो गए तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ए हमारा एच ए के अंदर बिलोंग करता है, ए एच ए के अंदर बिलोंग करता है और एच ए की वैल्यू किसके बराबर बी एच के बराबर। तो यहाँ से हमारा ये भी हो गया कि जो हमारा ए है और ए है वो बी एच के अंदर बिलोंग करेगा और उसी के साथ साथ ए बी की वैल्यू एच के बराबर भी हो जाएगी। जैसे हमारे स्मॉल बी एच की वैल्यू ए एच के बराबर हो गई तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एच ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू ए एच। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि एच ए की वैल्यू ए एच के बराबर हो गई। ठीक है, जो उदाहरण नंबर 5 है ये बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी ग्रुप के अंदर एच सब ग्रुप दिया हुआ है तो उसके अंदर हमको प्रूफ करना है कि उसके जो कोसेट है उसका इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स एच के बराबर है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि किसी ग्रुप एच के अंदर जी का एक उपग्रुप हो तो सिद्ध कीजिए कि कोई 2 दक्षिण समुच्चय एच परस्पर असंयुक्त होंगे यदि वाम समुच्चय भी इसके असंयुक्त होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत सिंपल है, वैसे इसका प्रूफ मैं बताता हूँ कि जैसे हमको प्रूफ करना है कि एच ए और एच बी असंयुक्त हमको प्रूफ करना है यदि उसके जो वाम कोसेट्स हैं वो भी असंयुक्त हैं। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है कि जो उसके ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच हैं ये असंयुक्त दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि मान लेते हैं कि जैसे हमको असंयुक्त दिए हुए हैं तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए इनवर्स एच इज इक्वल टू बी इनवर्स एच। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लिख देंगे बी इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स एच के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं क्योंकि ए एच इक्वल टू बी एच तो बी इनवर्स ए इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। जैसे हमने इनवर्स हटाया तो बी ए इनवर्स की वैल्यू एच के बराबर होगी, तो बी ए इनवर्स एच में है तो उसका इनवर्स भी लिख लिया, बी ए इनवर्स का इनवर्स वो भी एच में हो गया, इसका इनवर्स अंदर ले जाएंगे तो ए बी इनवर्स एच। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू एच के बराबर, इसका मतलब हो गया कि एच ए इक्वल टू एच भी हो गया। ठीक है, जो कि विरोधाभास है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमने माना चाहता कि ए इनवर्स एच इज इक्वल टू बी इनवर्स एच वो भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी इम्प्लाइज ए इनवर्स बी ए इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इस प्रकार से ये भी सिद्ध कर सकते हैं हम कि ये बराबर है। ऐसे प्रूफ होगा कि एच ए की वैल्यू एच बी के बराबर नहीं है तो ए बी इनवर्स एच की वैल्यू भी बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ से हमने आज क्वेश्चन देख लिए, फिर इसमें क्वेश्चन ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ग्रुप देखेंगे, क्वेश्चन ग्रुप हमारा क्या होता है।